अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अनब शफ़क़त और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एडजस्टेड फ़ाइनल अकाउंट्स की। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एडजस्टेड फ़ाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। फ़ाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? आपके फ़ाइनल अकाउंट्स वो होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं फ़ाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं आपकी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, वो बेसिकली आपकी ट्रायल बैलेंस से बन रही होती है, राइट? ठीक है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपकी अक्रूवल बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पे बनती है, तो हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे। मेनली वी विल टॉक अबाउट द मेन फाइनल अकाउंट्स लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। जब हम एडजस्टेड फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही, बल्कि एडिशनल जो नोट्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आप वो इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर कर रही हैं, राइट? तो वो वाली इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप नोट्स में देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या गिवन होती हैं। अब मेन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंस कौन से होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एंटिटी की तरफ से ड्यू होते हैं बट दे हैव नॉट पेड येट। यानी कि यूजुअली कंपनी का जो साइकिल होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। तो 31 दिसंबर पे वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। 31 दिसंबर पे कोई एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो एंटिटी की तरफ से ड्यू होंगे लेकिन उन्होंने पे नहीं किए होंगे, तो वो एक्सपेंसेस जो एंटिटी की तरफ से ड्यू होते हैं किसी भी पार्टी को, वो एक्सपेंस पेएबल होते हैं। इनमें सैलरीज पेएबल भी आ जाते हैं, वेजेस पेएबल आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेएबल आ जाते हैं, रेंट पेएबल, कोई भी ऐसे एक्सपेंस जिनके सर्विसेज ये यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की। लेट सपोज आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने पूरा मंथ परफॉर्म कर दिया लेकिन आप 31 दिसंबर पे उनको पेमेंट नहीं कर रहे, ड्यू टू एनी रीज़न आप नेक्स्ट मंथ पे चले गए हैं, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे उस पर्टिकुलर डेट तक, 31 दिसंबर तक। प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप एडवांस में पे कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सर्विसेज आपने यूटिलाइज नहीं की। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने 15 मंथ्स का रेंट पे किया अपनी बिल्डिंग का, बिजनेस की बिल्डिंग का, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है, तो उस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक आप 12 मंथ्स का जो बिल्डिंग है वो यूटिलाइज करें उसकी सर्विसेज। जो 3 मंथ्स का जो रेंट है वो एडवांस का रेंट है जो आपने पे किया, और वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। आपकी रिपोर्टिंग 1 साल की होती है, राइट? ठीक है। तो वो जो 3 मंथ्स का रेंट होगा वो प्रीपेड होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस प्रीपेड रेंट को जो रेंट की टोटल अमाउंट होगी वो डिडक्ट करनी है और प्रीपेड रेंट को करंट एसेट में ले जाना है। ये बात याद रखें कि एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होता है और एक आपका बैलेंस शीट में आ रहा होता है, तो वो दोनों एक्सपेंस आपने ट्रीट करने होते हैं। ओके, एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल्स। एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल्स वो रेवेन्यू होती हैं जो आपने बीइंग एन एंटिटी, आपने ओब्लिगेशन दे दी हैं, ओब्लिगेशन परफॉर्म कर दी हैं, सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन यू हैव नॉट रिसीव द पेमेंट, राइट? तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीवेबल्स होती हैं। लेट सपोज ये कि आप कोई एग्जांपल देते हैं कि आपने लेट सपोज शॉप अपने वेयर हाउस का एक पोर्शन रेंट पे दिया है और 31 दिसंबर पे आपके टेनेंट ने वो सर्विसेज यूटिलाइज कर दी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको रेंट पे नहीं किया, तो वो रेंट रिसीवेबल्स हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी अमाउंट जिसकी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है या उनकी सर्विसेज यूटिलाइज हो चुकी हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो पेमेंट नहीं आई आपको, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो रेवेन्यू रिसीवेबल्स में आएगी। अनअर्न्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो रेवेन्यू होती है जो आप एडवांस में रिसीव कर चुके होते हैं लेकिन आपने अर्न नहीं की होती। यानी कि लेट सपोज आप किसी भी मंथ की जो आपने सर्विसेज देनी है वो एडवांस में रिसीव करें, उस मंथ के स्टार्टिंग में आपने उनको सर्विसेज नहीं दी, आपने सिर्फ अमाउंट रिसीव कर लिया, तो वो आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है। यानी 31 दिसंबर पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ और आपने अमाउंट रिसीव कर ली है लेकिन आप सर्विसेज अगले साल में देंगे, तो वो आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू है। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो होती है वो हमेशा आपकी
इनडायरेक्ट जो भी उससे एसोसिएटेड अकाउंट होता है उसमें से डिडक्ट होती है, ठीक है, और साथ में बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में आ जाती है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कहते हैं टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट थ्रू अ सिस्टमेटिक बेसिस। अगर एक एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसको हम कहते हैं एसेट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब बेसिकली डेप्रिसिएशन दो तरह की होती है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन होती है और एक आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, राइट। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आपकी एसेट की कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। अगर उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू है, कोई रिमेनिंग वैल्यू है, कोई रेजिडुअल वैल्यू है, तो आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं और देन आप डिवाइड करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेसिकली ये होता है कि कोई बैड डेट्स वो होते हैं आपके जो अनरिकवरेबल मनी होती है, जो अपने डेटर्स अपने कस्टमर से आपको नहीं मिल सकती, इररिकवरेबल होती है। 100% श्योर होते हो आप क्या जो आपका डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, यू नॉट गोना गेट द मनी फ्रॉम योर डेटर्स, राइट। तो फिर आप प्रोविजन बैड डेट्स की क्रिएट कर रहे होते हैं। एक होती है डाउटफुल डेट की प्रोविजन, जिसमें आपको डाउट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है दैट आइदर यू गोना गेट द मनी इन फ्यूचर और नॉट, ठीक है। जो बैड डेट जो होती है वो कंप्लीट इरिकवरेबल होती है। उसमें ये होती है कि आपके पास कोई ना कोई एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसकी बेसिस पे आप डेटर का एक सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और उससे आपकी प्रोविजन निकल आती है बैड डेट्स की। इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है ये हम इंशाल्लाह जाके क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अब डिपेंड करता है कि ये डेटर के ऊपर डिस्काउंट आप दे रहे हैं या क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर तो आपको क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट हो रही है तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, और आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू में से उतनी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट कर रहे हैं तो डेटर के ऊपर, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उतनी वैल्यू से आप डेटर की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है कि जो भी आपके शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उस पे बेसिकली आप जो डिविडेंड पे करें ये यहाँ पे वो इंटरेस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्म का एक्सपेंस होता है और शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डिविडेंड है ये बेसिकली एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी शेयर होल्डर अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, राइट, पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ होता है दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अब कहीं ना कहीं एंटिटी ने ड्राइंग्स यानी पैसा विड्रॉ करने के ऊपर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब ऑनर विड्रॉ करता है पैसा बिजनेस से तो उसके ऊपर कुछ उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्जेस होते हैं ये एंटिटी की इनडायरेक्ट इनकम होती है और शेयर होल्डर यानी ऑनर्स का ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कैपिटल में से इस वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं ड्राइंग के साथ ऐड करके और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आई होप मेन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आपको क्लियर है इस क्वेश्चन में। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ करीम कॉर्पोरेशन ऑन 31 December 1990। फ्रॉम दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1990 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, राइट। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। जो करंट इनके नेम यूज हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो इसका अपडेटेड नेम है वो ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ये आपका नॉन करेंट एसेट है, ये आपका बैलेंस शीट में फॉल करेगा। फर्नीचर आपका नॉन करेंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। परचेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवॉइड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट ये डेबिट साइड पर है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, ये पहले पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। जो भी एक्सपेंसेस आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होते हैं
वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। यानी ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्शन के बाद वाले एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, उसके अलावा बाकी और तरह के इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस। अब उसके अंदर आपके नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस ये आइटम्स कौन से होते हैं जिसमें आप कैश नहीं पे कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी फर्म के नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा होता है। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, वो आपके एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो उस वैल्यू की रिड्यूस होने की बेसिस के ऊपर वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होता है तो आपके नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह अमोर्टाइजेशन जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज हो रही होती है वो आपके नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देती है। तो नॉन कैश आइटम्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। फिर आप इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेटर्स ये करंट एसेट में आएगा। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पोस्टेज एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रिंटिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डेट्स, अब आप ये देखें कि ये बैड डेट्स जो है आपका 3000, ठीक है, बैड डेट्स जो है आपका 3000, ये बेसिकली इस साल का बैड डेट है आपका। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये बेसिकली आपकी ओल्ड प्रोविजन है, यानी कि प्रायर ईयर के अंदर आपने कोई प्रोविजन बनाई होगी और शायद उस वो आप बेसिकली दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो आपने उसको क्रेडिट साइड पर यहाँ मेंशन कर दिया है। तो उसके इफेक्ट को जब आपने ख़त्म करना है तो करंट ईयर के प्रोविजन में से इसको आपने लेस कर देना, तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। यूजुअली होता है कि प्रायर ईयर के अंदर अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं तो वो यूज़ नहीं होती, यूटिलाइज नहीं होती और आप उसको रिजर्व रख रहे होते हैं, तो उसका बेसिकली रिजर्व रखने की वो नहीं होती, रीज़न नहीं होती, तो उसको बेसिकली उसकी रिवर्सल हमने एंट्री करनी होती है। उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए फिर करंट ईयर की प्रोविजन में से इसको हम माइनस कर देते होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स है। ड्राइंग्स ये बेसिकली ऑनर जो बिजनेस से विड्रॉ करें इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ये कैपिटल में से डिडक्ट होती हैं। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोल एंड गैस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश एट बैंक इन कैश इन हैंड ये हमारी करंट एसेट्स हैं। सेल्स हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू है। क्रेडिटर्स बेसिकली ये हमारे अकाउंट पेएबल्स होते हैं, ये करंट लाइबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेएबल्स, अब बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल में क्या फ़र्क होता है और क्रेडिटर और बिल पेएबल में क्या फ़र्क होता है। क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमें क्रेडिट बेसिस पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब बिल्स पेएबल क्या होते हैं। बिल्स पेएबल ये कि आप अपने सप्लायर को कोई प्रोमिसरी नोट लिखते हैं कि आप उनको आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 1 मंथ पेमेंट देंगे। एक रिटर्न प्रॉमिस के तौर पे जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बिल्स पेएबल, कि ये प्रॉमिसरी नोट आप इशू करें, उसके अगेंस्ट में आप कुछ ना कुछ उनको दे देंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। तो ये बिल पेएबल होता है कि आप एक बिल इशू कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये ओल्ड प्रोविजन है और कैपिटल ये आपकी शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बनेगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, depreciation of plant and machinery at 10% and furniture 5%, create provision on debtor at 5% and prepaid insurance 200। एडजस्टमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं और ट्रायल बैलेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक ही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये एक तरफ आपका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट होगा और दूसरी तरफ आपका करेंट एसेट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, ये एक तरफ आपके बैलेंस शीट में आएंगे यानी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस में एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर एट 5%, ये आपकी न्यू प्रोविजन होगी जो डेटर की अमाउंट का 5% कैलकुलेट होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ये वो इंश्योरेंस है जो आपने एडवांस में पे की है, लेकिन ये इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। एक्चुअल में आपने एडवांस में पे की है लेकिन ये अमाउंट जो है ये नेक्स्ट ईयर की बिलोंग करती है, इस साल की नहीं है। तो ये वाली जो इंश्योरेंस की अमाउंट है 1400, ये 200 इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रीपेड को लेस करके फिर एसेट का पार्ट बना देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। सबसे पहले अब स्टेटमेंट का नाम लिख लेती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हम
इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अच्छा जी, कंपनी का नाम लिखते हैं। कंपनी का नाम क्या है हमारे पास? करीम कॉरपोरेशन। ठीक है, किस साल की बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1990। ठीक है, अब ये हमारी स्टेटमेंट का नेम आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं। सेल्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? 841500, राइट। अब देखिए हमारे पास कोई रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड है। अगर सेल्स रिटर्न गिवन होती है तो सेल्स रिटर्न को सेल्स की अमाउंट से माइनस करके नेट सेल्स पे आ जाते हैं। आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में, राइट, नहीं है तो आपके पास आप क्या करेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या होगा? पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाता है आपके पास 90,000, एड परचेजेस की क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास? 450,000। उसके बाद आपके पास और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हैं? यहाँ पे मैं ऐड लिख रही हूँ, उसको मैं ड्रैग कर लूँगी फिर सब जगह पे, ठीक है। कैरेज इनवॉइड वो आपके पास आ जाता है 5,000। फैक्ट्री रेंट, ये मैंने कहा था ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी का रेंट है, ये आपकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से बिलोंग करता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर्ड होगा। देन आपके पास वेजेस आ जाता है, ये वेजेस, ठीक है, 40,000। कोल एंड गैस, उसकी क्या अमाउंट है? 2,000। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई भी आपका डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस नहीं है, राइट। आप इनको प्लस कर लेंगे, आपके पास प्लस करके क्या वैल्यू आ गई? आप इसको खुद से कैलकुलेट करें पहले। ओके, मैंने इन सबको प्लस किया, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस किया तो मेरे पास 590,000 आया। और देन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था जो एडजस्टमेंट में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक इज 70,000, इसको हमने लेस कर दिया तो 520,000 आया। अब हम सेल्स में से, ये हमारी COGS की वैल्यू है, ये सारी वर्किंग हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की थी, तो सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? मैं प्लस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 321,500 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद ये देखेंगे सबसे पहले कि कोई इनडायरेक्ट इनकम तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है तो पहले उसको प्लस कर लेंगे ताकि टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाए। देर इज नो इनडायरेक्ट अदर इनकम मेंशन इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे? सबसे पहले हम सीक्वेंस से शुरू करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस, देन कैरेज आउटवर्ड, देन डिस्काउंट, ये मैंने कहा था डिस्काउंट अलाउड है, देन इंश्योरेंस। अब ये देखिएगा कि ये जो इंश्योरेंस है आपकी, ये बेसिकली अगर आप देखें आपके पास आ रही है 1400। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एडजस्टमेंट में देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 200, ठीक है, तो आप लेस कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 थी तो इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास 1200 आ गया, राइट। उसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट नेचर के हमारे पास? इंश्योरेंस के बाद ऑफिस रेंट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी,
वैल्यू मैं बाद में लिख लेती हूँ। प्रिंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स की प्रोविजन बाद में बनाते हैं हम, ठीक है। बिल रिसीवेबल हमारी जो करंट एसेट्स हैं। सैलरीज की भी कोई हमारे पास नहीं है एडजस्टमेंट, यूजुअली सैलरीज की होती हैं, ठीक है। उसके बाद देन अब हम पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर लेते हैं। डाउटफुल डेट को मैं डीडी के नेम से मेंशन कर रही हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितनी है हमारे पास, हमने लेना है डेटर्स का 5%, राइट, ठीक है। तो डेटर्स की वैल्यू है 117,000। तो हम क्या करेंगे, 117,000 का 5% लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी न्यू प्रोविजन की, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, विल कंटिन्यू। बेसिकली हम न्यू प्रोविजन में डेटर्स का 5% लिया तो हमारे पास 5850 आया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बैड डेट्स को बेसिकली ऐड कर देना है। बैड डेट्स है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड बैड डेट्स, वो है हमारे पास 3000। दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 8850, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिएगा 2400 को लेस कर देंगे। हम जब भी किसी एक्सेल में किसी चीज को माइनस करते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, वो माइनस का निशान खुद आ जाता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8850 में से आपने माइनस कर दी 2400, 6450, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये एक और इनर कॉलम में लिखना था क्योंकि, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है। अब अच्छा, इन तमाम एक्सपेंसेस को मैं इस साइड पर ले जाती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। $1400, ठीक है। और ऑफिस रेंट से लेके सैलरीज तक, राइट, अब सही है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट किस किस पे करना है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी है और दूसरा फर्नीचर। तो क्वेश्चन में देखें प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू है, 150,000, फर्नीचर की 15,000, इट्स मेंशन ओवर देयर। अब प्लांट एंड मशीनरी की 150,000 थी, राइट, तो उसका अब हम लेंगे 10%, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। आप करें 150,000 का 10% ले, आपके पास आ जाता है 15,000, राइट। इस तरह फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000, उसका आपने 5% ले लिया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 750। ये आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को यहां मेंशन कर देती हूं, यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, दैट वाज द इनर कॉलम, ये फर्दर कैलकुलेशन के लिए था। अब मैंने क्या करना है, इन तमाम एक्सपेंसेस को मैंने प्लस करना है, ठीक है। इन तमाम एक्सपेंसेस को मैंने प्लस करना है और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देना है, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, लेकिन इसके अलावा देख लें और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में देखनी थी। देयर इज़ नो अदर एक्सपेंस, राइट, हमने इसको चेक कर लिया है। तो अब हम इनको प्लस करेंगे, प्लस 3000 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 1200 अगेन प्लस 5600 प्लस 30,000 प्लस 30,000 अगेन
प्लस 6450 प्लस 1500 प्लस 750। ठीक है, हमारे पास 119900 आ गया। अब ये हमने माइनस करना है, ठीक है। जब हम ये माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 321500 को हमने माइनस किया 119900 तो हमारे पास आ जाता है 201600। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ साइड पे बना देती हूँ ताकि हम इंफॉर्मेशन को इजीली कर सके। ठीक है, अब कंपनी का नेम एज इट इज, ये भी वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, अब एक तरफ हमारे एसेट्स आ जाएंगे अमाउंट, और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, अब एसेट्स में सबसे पहले राइट, एसेट्स में सबसे पहले हम करंट एसेट को देख लेते हैं। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, सबसे पहले एडजस्टमेंट में से उठाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो आपके पास था 70,000। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे, अगर क्वेश्चन की आप पिक्चर ले लें तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। ठीक है, देन आपके पास आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके पास बिल्स रिसीवेबल भी था, मैं BR के नाम से लिख ली हूँ, बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेटर्स की वैल्यू थी, डेटर्स आपके पास था 117000, उसमें से आपने क्या किया, लेस न्यू प्रोविजन, जो आपके पास एडजस्टमेंट में थी प्रोविजन उसको आपने लेस कर दिया। यहाँ हमने वर्किंग की हुई है, आपके पास न्यू प्रोविजन क्या थी 5850, तो 117000 में से 5850 को आपने डिडक्ट कर देना है। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 117000 में से 5850 को डिडक्ट किया तो 111150, ये टेट्रा 150 आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास और कोई भी ऐसा एक्सपेंस या ऐसी चीज़ रह गई है जो मैं करंट एसेट की मिस कर रही हूँ तो देख लें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 25,000 एंड 4,000। कैश एट बैंक है हमारे पास 25,000 और कैश इन हैंड है हमारे पास 4,000। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, और इन सब वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, तो हम टोटल करंट एसेट्स भी बता देते हैं। टू 10350 टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी, उसकी वैल्यू क्या थी प्लांट एंड मशीनरी की, अब हम यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हम प्लांट 150,000 और 15,000 उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, ठीक है। 150,000 उसकी वैल्यू थी, लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज 15,000, इसको माइनस कर देंगे। दूसरा आपके पास फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750 था, लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750। अब माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब दोनों को माइनस किया 150,000 माइनस 15,000 तो आपके पास 135,000 आ गया, और 15,000 माइनस 750 14250, ठीक है। अब ये आपके टोटल नॉन करेंट एसेट्स हो गए हैं, तो टोटल नॉन करेंट एसेट्स की जो वैल्यू है उनको भी प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 14250, ये आपके पास 149,250 आ गया टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे, करंट और नॉन करंट, करंट ये हैं, नॉन करंट ये हैं, तो टोटल एसेट्स की क्या वैल्यू हो जाती है, इसको देख लेते हैं। प्लस अच्छा, एक यहाँ पे मैंने बिल रिसीवेबल की अमाउंट में मिस कर दी थी 12,000, अब इसमें ये भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये जब वैल्यू करेंगे तो इसमें ये चीज़ भी ऐड हो जाएगी, बिल रिसीवेबल, और अल्टीमेटली आपके बाकी वैल्यू में भी फ़र्क आ जाएगा। तो आपके पास टोटल आंसर है 371,600, ठीक है। ये आपके पास टोटल लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी भी यही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी, तो पहले करंट लाइबिलिटीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखें तो आपके पास क्रेडिटर्स की अमाउंट है 30,000, उसके बाद आपके पास बिल्स पेएबल हैं 3,800, या मैं बिल्स पेएबल ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करी है, ठीक है। तो इसको हम दोनों को प्लस कर लेंगे, देयर इज़ नो अदर करंट लाइबिलिटी, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33,800, तो हम लिखते हैं टोटल करंट लाइबिलिटी। अब हमारे पास कोई भी बैंक लोन नहीं है, देयर इज़ नो बॉन्ड एंड डिबेंचर वैल्यू, तो हम नॉन करंट लाइबिलिटी को ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम शेयर होल्डर इक्विटी पे मूव करेंगे। शेयर होल्डर इक्विटी, SHE मीन्स शेयर होल्डर इक्विटी पार्ट, ठीक है। तो शेयर होल्डर इक्विटी को हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल की वैल्यू है हमारे पास 148,200, इसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर रही हूँ मैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपके पास था 201600, 201600, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दिस वन 349,800। आप क्वेश्चन में देखते हैं कि ड्राइंग्स गिवन है, यस ड्राइंग्स गिवन है आपके पास 12,000, ठीक है। इस 12,000 को आप लेस कर लेंगे, आई रिपीट अगेन, इस 12,000 को आप लेस कर लेंगे। ड्राइंग्स की वैल्यू को लेस करते हैं क्योंकि ये ऑनर जो है बिजनेस से जो पर्सनल यूज़ के लिए मनी को विड्रॉ करता है, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ये ऑनर्स की जो जितनी भी अमाउंट होती है वो शेयर होल्डर इक्विटी पार्ट में मेंशन होती है, तो उसको कैपिटल में से लेस कर रही होती है, यानी इतनी अमाउंट से बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 349,800 में माइनस करेंगे, 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 337,800 आ गया। अब आप क्या करेंगे,
आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं 33800 प्लस 33780 तो 371600 सेम वैल्यू आ गई। टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अनब शफ़क़त और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एडजस्टेड फाइनल अकाउंट्स की। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एडजस्टेड फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? आपके फाइनल अकाउंट्स वो होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं आपकी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, वो बेसिकली आपकी ट्रायल बैलेंस से बन रही होती है, राइट? ठीक है, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपकी अक्रूवल बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पे बनती है, तो हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे। मेनली वी विल टॉक अबाउट द मेन फाइनल अकाउंट्स लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। जब हम एडजस्टेड फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही, बल्कि एडिशनल जो नोट्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आप वो इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर कर रही हैं, राइट? तो वो वाली इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप नोट्स में देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या गिवन होती हैं। अब मेन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंस कौन से होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एंटिटी की तरफ से ड्यू होते हैं बट दे हैव नॉट पेड येट। यानी कि यूजुअली कंपनी का जो साइकिल होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। तो 31 दिसंबर पे वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। 31 दिसंबर पे कोई एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो एंटिटी की तरफ से ड्यू होंगे लेकिन उन्होंने पे नहीं किए होंगे, तो वो एक्सपेंसेस जो एंटिटी की तरफ से ड्यू होते हैं किसी भी पार्टी को, वो एक्सपेंस पेएबल होते हैं। इनमें सैलरीज पेएबल भी आ जाते हैं, वेजेस पेएबल आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेएबल आ जाते हैं, रेंट पेएबल, कोई भी ऐसे एक्सपेंस जिनके सर्विसेज ये यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की। लेट सपोज आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने पूरा मंथ परफॉर्म कर दिया लेकिन आप 31 दिसंबर पे उनको पेमेंट नहीं कर रहे, ड्यू टू एनी रीज़न आप नेक्स्ट मंथ पे चले गए हैं, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएंगे उस पर्टिकुलर डेट तक, 31 दिसंबर तक। प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप एडवांस में पे कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सर्विसेज आपने यूटिलाइज नहीं की। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने 15 मंथ्स का रेंट पे किया अपने बिल्डिंग का, बिजनेस की बिल्डिंग का जो बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है, तो उस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक आप 12 मंथ्स का जो बिल्डिंग है वो यूटिलाइज करें उसकी सर्विसेज। जो 3 मंथ्स का जो रेंट है वो एडवांस का रेंट है जो आपने पे किया है, और वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। आपकी रिपोर्टिंग 1 साल की होती है, राइट? ठीक है, तो वो जो 3 मंथ्स का रेंट होगा वो प्रीपेड होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस प्रीपेड रेंट को जो रेंट की टोटल अमाउंट होगी वो डिडक्ट करनी है और प्रीपेड रेंट को करंट एसेट में ले जाना है। ये बात याद रखें कि एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होता है और एक आपका बैलेंस शीट में आ रहा होता है, तो वो दोनों एक्सपेंस आपने ट्रीट करने होते हैं। ओके, एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल्स। एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल्स वो रेवेन्यू होती हैं जो आपने बीइंग एन एंटिटी आपने ओब्लिगेशन दे दी हैं, ओब्लिगेशन परफॉर्म कर दी हैं, सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन यू हैव नॉट रिसीव द पेमेंट, राइट? तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीवेबल्स होती हैं। लेट सपोज ये कि आप कोई एग्जांपल देते हैं कि आपने लेट सपोज शॉप अपने वेयर हाउस का एक पोर्शन रेंट पे दिया है
और 31 दिसंबर पे आपके टेनेंट ने वो सर्विसेज यूटिलाइज़ कर दी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको रेंट पे नहीं किया, तो वो रेंट रिसीवेबल्स हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी अमाउंट जिसकी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है या जिनकी उनकी सर्विसेज यूटिलाइज हो चुकी हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो पेमेंट नहीं आई आपको, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो रेवेन्यू रिसीवेबल्स में आएगी। अनअर्न्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, ये वो रेवेन्यू होती है जो आप एडवांस में रिसीव कर चुके होती हैं लेकिन आपने अर्न नहीं की होती। यानी कि लेट सपोज आप किसी भी मंथ की जो आपने सर्विसेज देनी है वो एडवांस में रिसीव करें, उस मंथ के स्टार्टिंग में आपने उनको सर्विसेज नहीं दी, आपने सिर्फ अमाउंट रिसीव कर लिया, तो वो आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है। यानी 31 दिसंबर पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ और आपने अमाउंट रिसीव कर ली है लेकिन आप सर्विसेज अगले साल में देंगे, तो वो आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू है। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो होती है वो हमेशा आपकी इनडायरेक्ट जो भी उससे एसोसिएटेड अकाउंट होता है उसमें से डिडक्ट होती है, ठीक है, और साथ में बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आ जाती है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कहते हैं टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट थ्रू अ सिस्टमेटिक बेसिस। अगर एक एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसको हम कहते हैं एसेट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब बेसिकली डेप्रिसिएशन दो तरह की होती है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन होती है और एक आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, राइट। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आपकी एसेट की कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। अगर उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू है, कोई रिमेनिंग वैल्यू है, कोई रेजिडुअल वैल्यू है, तो आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं और देन आप डिवाइड करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेसिकली ये होता है कि कोई बैड डेट्स वो होते हैं आपके जो अनरिकवरेबल मनी होती है, जो अपने डेटर्स अपने कस्टमर्स से आपको नहीं मिल सकती, इररिकवरेबल होती है। 100% श्योर होते हो आप क्या जो आपका डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, यू नॉट गोना गेट द मनी फ्रॉम योर डेटर्स, राइट। तो फिर आप प्रोविजन बैड डेट्स की क्रिएट कर रहे होते हैं। एक होती है डाउटफुल डेट की प्रोविजन, जिसमें आपको डाउट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है दैट आइदर यू गोना गेट द मनी इन फ्यूचर और नॉट, ठीक है। तो बैड डेट जो होती है वो कंप्लीट इरिकवरेबल होती है। उसमें ये होती है कि आपके पास कोई ना कोई एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी होती है जिसकी बेसिस पे आप डेटर का एक सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और उससे आपकी प्रोविजन निकल आती है बैड डेट्स की। इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है ये हम इंशाल्लाह जाके क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अब डिपेंड करता है कि ये डेटर के ऊपर डिस्काउंट आप दे रहे हैं या क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर तो आपको क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट हो रही है तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, और आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू में से उतनी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट कर रहे हैं तो डेटर के ऊपर, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उतनी वैल्यू से आप डेटर की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है कि जो भी आपके शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उस पे बेसिकली आप जो डिविडेंड पे करें, ये यहाँ पे वो इंटरेस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्म का एक्सपेंस होता है और शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डिविडेंड है ये बेसिकली एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी शेयर होल्डर अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, राइट, पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ होता है दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अब कहीं ना कहीं एंटिटी ने ड्राइंग्स यानी पैसा विड्रॉ करने के ऊपर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब ऑनर विड्रॉ करता है पैसा बिजनेस से तो उसके ऊपर कुछ उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्जेस होते हैं ये एंटिटी की इनडायरेक्ट इनकम होती है और शेयर होल्डर यानी ऑनर्स का ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कैपिटल में से इस वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं ड्राइंग के साथ ऐड करके और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आई होप मेन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आपको क्लियर है इस क्वेश्चन में। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ करीम कॉर्पोरेशन ऑन 31 December 1990। फ्रॉम दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1990 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट।
राइट। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। जो करंट इनके नेम यूज हो रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो इसका अपडेटेड नेम है वो ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ये आपका नॉन करेंट एसेट है, ये आपका बैलेंस शीट में फॉल करेगा। फर्नीचर आपका नॉन करेंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। परचेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट ये डेबिट साइड पर है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, ये पहले पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। जो भी एक्सपेंसेस आपकी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होती हैं वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। यानी ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, बिफोर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्शन के बाद वाले एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, उसके अलावा बाकी और तरह के इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस। अब उसके अंदर आपके नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस ये आइटम्स कौन से होते हैं जिसमें आप कैश नहीं पे कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी फर्म के नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा होता है। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, वो आपके एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो उस वैल्यू की रिड्यूस होने की बेसिस के ऊपर वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होता है तो आपके नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह मोनेटाइजेशन जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज हो रही होती है वो आपके नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देती है। तो नॉन कैश आइटम्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। फिर आप इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेटर्स ये करंट एसेट में आएगा। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पोस्टेज एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रिंटिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डेट्स, अब आप ये देखें कि ये बैड डेट्स जो है आपका 3000, ठीक है, बैड डेट्स जो है आपका 3000 ये बेसिकली इस साल का बैड डेट है आपका। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये बेसिकली आपकी ओल्ड प्रोविजन है, यानी कि प्रायर ईयर के अंदर आपने कोई प्रोविजन बनाई होगी और शायद उस वो आप बेसिकली दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो आपने उसको क्रेडिट साइड पर यहाँ मेंशन कर दिया है। तो उसके इफेक्ट को जब आपने ख़त्म करना है तो करंट ईयर के प्रोविजन में से इसको आपने लेस कर देना, तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। यूजुअली होता है कि प्रायर ईयर के अंदर अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं तो वो यूज़ नहीं होती, यूटिलाइज नहीं होती, और आप उसको रिजर्व रख रहे होते हैं, तो उसका बेसिकली रिजर्व रखने की वो नहीं होती, रीज़न नहीं होती, तो उसको बेसिकली उसकी रिवर्सल हमने एंट्री करनी होती है। उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए फिर करंट ईयर की प्रोविजन में से इसको हम माइनस कर देते होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स है। ड्राइंग्स ये बेसिकली ऑनर जो बिजनेस से विड्रॉ करें इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ये कैपिटल में से डिडक्ट होती हैं। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोल एंड गैस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश एट बैंक इन कैश इन हैंड ये हमारी करंट एसेट्स हैं। सेल्स हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू है। क्रेडिटर्स बेसिकली ये हमारे अकाउंट पेएबल्स होते हैं, ये करंट लाइबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेएबल्स, अब बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल में क्या फ़र्क होता है, और क्रेडिटर और बिल पेएबल में क्या फ़र्क होता है। क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमें क्रेडिट बेसिस पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब बिल्स पेएबल क्या होते हैं। बिल्स पेएबल ये कि आप अपने सप्लायर को कोई प्रोमिसरी नोट लिखते हैं कि आप उनको आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 1 मंथ पेमेंट देंगे। एक रिटर्न प्रॉमिस के तौर पे जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बिल्स पेएबल, कि ये प्रॉमिसरी नोट आप इशू करें, उसके अगेंस्ट में आप कुछ ना कुछ उनको दे देंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। तो ये बिल पेएबल होता है कि आप एक बिल इशू कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये ओल्ड प्रोविजन है, और कैपिटल ये आपकी शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बनेगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, depreciation of plant and machinery at 10% and furniture 5%, create provision on debtor at 5% and prepaid insurance 200। एडजस्टमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक ही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है
ये एक तरफ आपका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट होगा और दूसरी तरफ आपका करेंट एसेट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, ये एक तरफ आपके बैलेंस शीट में आएंगे, यानी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस में यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर एट 5%, ये आपकी न्यू प्रोविजन होगी जो डेटर की अमाउंट का 5% कैलकुलेट होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ये वो इंश्योरेंस है जो आपने एडवांस में पे की है, लेकिन ये इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। एक्चुअल में आपने एडवांस में पे की है, लेकिन ये अमाउंट जो है ये नेक्स्ट ईयर की बिलोंग करती है, इस साल की नहीं है। तो ये वाली जो इंश्योरेंस की अमाउंट है 1400, ये 200 इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रीपेड को लेस करके फिर एसेट का पार्ट बना देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। सबसे पहले अब स्टेटमेंट का नाम लिख लेती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अच्छा जी, कंपनी का नाम लिखते हैं। कंपनी का नाम क्या है हमारे पास? करीम कॉरपोरेशन, ठीक है। किस साल की बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1990, ठीक है। अब ये हमारी स्टेटमेंट का नेम आ गया। ठीक है। अब सबसे पहले हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं। सेल्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? 841500, राइट। अब देखिए हमारे पास कोई रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड है। अगर सेल्स रिटर्न गिवन होती है तो सेल्स रिटर्न को सेल्स की अमाउंट से माइनस करके नेट सेल्स पे आ जाती है। आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में, राइट। नहीं है तो आपके पास आप क्या करेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या होगा? पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाता है आपके पास 90,000, एड परचेजेस, की क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास? 450,000। उसके बाद आपके पास और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हैं? यहाँ पे मैं ऐड लिख रही हूँ, उसको मैं ड्रैग कर लूँगी फिर सब जगह पे, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, वो आपके पास आ जाता है 5000। फैक्ट्री रेंट, ये मैंने कहा था ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी का रेंट है, ये आपकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से बिलोंग करता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर्ड होगा। देन आपके पास वेजेस आ जाता है, ये वेजेस, ठीक है, 40,000। कोल एंड गैस, उसकी क्या अमाउंट है? 2000, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई भी आपका डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस नहीं है, राइट। आप इनको प्लस कर लेंगे, आपके पास प्लस करके क्या वैल्यू आ गई? आप इसको खुद से कैलकुलेट करें पहले। ओके, मैंने इन सबको प्लस किया, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस किया तो मेरे पास 590,000 आया। और देन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था जो एडजस्टमेंट में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक इज 70,000, इसको हमने लेस कर दिया तो 520,000 आया। अब हम सेल्स में से, ये हमारी COGS की वैल्यू है, ये सारी वर्किंग हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की थी, तो सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? मैं प्लस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 321,500, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद ये देखेंगे सबसे पहले कि कोई इनडायरेक्ट इनकम तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है तो पहले उसको प्लस कर लेंगे ताकि टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाए। देर इज नो इनडायरेक्ट अदर इनकम मेंशन इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। तो हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे? सबसे पहले हम सीक्वेंस से शुरू करेंगे। ट्रेड एक्सपेंस, देन
कैरेज आउटवर्ड, देन डिस्काउंट, ये मैंने कहा था डिस्काउंट अलाउड है, देन इंश्योरेंस। अब ये देखिएगा कि ये जो इंश्योरेंस है आपकी, ये बेसिकली अगर आप देखें आपके पास आ रही है 1400। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एडजस्टमेंट में देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 200, ठीक है। तो आप लेस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 थी तो इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास 1200 आ गया, राइट। उसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट नेचर के हमारे पास? इंश्योरेंस के बाद ऑफिस रेंट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, वैल्यू मैं बाद में लिख लेती हूँ, प्रिंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स की प्रोविजन बाद में बनाते हैं हम, ठीक है। बिल रिसीवेबल हमारी जो करंट एसेट्स हैं, सैलरीज की भी कोई हमारे पास नहीं है एडजस्टमेंट, यूजुअली सैलरीज की होती हैं, ठीक है। उसके बाद देन अब हम पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर लेते हैं। डाउटफुल डेट को मैं डीडी के नेम से मेंशन कर रही हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितनी है हमारे पास, हमने लेना है डेटर्स का 5%, राइट, ठीक है। तो डेटर्स की वैल्यू है 117,000। तो हम क्या करेंगे, 117,000 का 5% लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी न्यू प्रोविजन की, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ओके, विल कंटिन्यू। बेसिकली हम न्यू प्रोविजन में डेटर्स का 5% लिया तो हमारे पास 5850 आया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बैड डेट्स को बेसिकली ऐड कर देना है। बैड डेट्स है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड बैड डेट्स, वो है हमारे पास 3000, दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 8850, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। अब ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिएगा 2400 को लेस कर देंगे। हम जब भी किसी एक्सेल में किसी चीज को माइनस करते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, वो माइनस का निशान खुद आ जाता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8850 में से आपने माइनस कर दी 2400, 6450, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये एक और इनर कॉलम में लिखना था क्योंकि, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है। अब अच्छा, इन तमाम एक्सपेंसेस को मैं इस साइड पर ले जाती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। $1400, ठीक है, और ऑफिस रेंट से लेके सैलरीज तक, राइट, अब सही है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट किस किस पे करना है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी है और दूसरा फर्नीचर। तो क्वेश्चन में देखें प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू है, 150,000, फर्नीचर की 15,000, इट्स मेंशन ओवर देयर। अब प्लांट एंड मशीनरी की 150,000 थी, राइट, तो उसका अब हम लेंगे 10%, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। आप करें 150,000 का 10% ले, आपके पास आ जाता है 15,000, राइट। इस तरफ फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000, उसका आपने 5% ले लिया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 750।
ये आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। दैट वाज द इनर कॉलम, ये फर्दर कैलकुलेशन के लिए था। अब मैंने क्या करना है, इन तमाम एक्सपेंसेस को मैंने प्लस करना है, ठीक है। इन तमाम एक्सपेंसेस को मैंने प्लस करना है और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देना है, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, लेकिन इसके अलावा देख लें और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में देखनी थी। देयर इज़ नो अदर एक्सपेंस, राइट। हमने इसको चेक कर ली है, तो अब हम इनको प्लस करेंगे। प्लस 3000 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 1200 अगेन प्लस 5600 प्लस 30,000 प्लस 30,000 अगेन प्लस 6450 प्लस 1500 प्लस 750, ठीक है। हमारे पास 119900 आ गया। अब ये हमने माइनस करना है, ठीक है। जब हम ये माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 321500 को हमने माइनस किया 119900, तो हमारे पास आ जाता है 201600, ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बेस के ऊपर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ साइड पे बना देती हूँ ताकि हम इंफॉर्मेशन को इजीली कर सके, ठीक है। अब कंपनी का नेम एज इट इज, ईयर भी वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक तरफ हमारे एसेट्स आ जाएंगे अमाउंट, और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। अब एसेट्स में सबसे पहले राइट, एसेट्स में सबसे पहले हम करंट एसेट को देख लेते हैं। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, सबसे पहले एडजस्टमेंट में से उठाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो आपके पास था 70,000, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे, अगर क्वेश्चन की आप पिक्चर ले लें तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके पास बिल्स रिसीवेबल भी था, मैं BR के नाम से लिख ली हूँ, बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेटर्स की वैल्यू थी, डेटर्स आपके पास था 117000, उसमें से आपने क्या किया, लेस न्यू प्रोविजन, जो आपके पास एडजस्टमेंट में थी प्रोविजन, उसको आपने लेस कर दिया। यहाँ हमने वर्किंग की हुई है, आपके पास न्यू प्रोविजन क्या थी 5850, तो 117000 में से 5850 को आपने डिडक्ट कर देना है। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 117000 में से 5850 को डिडक्ट किया तो 111150, ये टेट्रा 150 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास और कोई भी ऐसा एक्सपेंस या ऐसी चीज़ रह गई है जो मैं करंट एसेट की मिस कर रही हूँ, तो देख लें।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 25,000 एंड 4,000। कैश एट बैंक है हमारे पास 25,000 और कैश इन हैंड है हमारे पास 4,000, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। और इन सब वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा टोटल करेंट एसेट्स, ठीक है। तो हम टोटल करेंट एसेट्स भी बता देते हैं। $210,350 टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी। उसकी वैल्यू क्या थी प्लांट एंड मशीनरी की? अब हम यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्लांट 150,000 और 15,000 उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, ठीक है। 150,000 उसकी वैल्यू थी, लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज 15,000। इसको माइनस कर देंगे। दूसरा आपके पास फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750 था, लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750। आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? जब दोनों को माइनस किया 150,000 माइनस 15,000 तो आपके पास 135,000 आ गया और 15,000 माइनस 750 14,250, ठीक है। अब ये आपके टोटल नॉन करेंट एसेट्स हो गए हैं। तो टोटल नॉन करेंट एसेट्स की जो वैल्यू है उनको भी प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 14,250 ये आपके पास 14,9,250 आ गया टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे, करंट और नॉन करंट। करंट ये हैं, नॉन करंट ये हैं, तो टोटल एसेट्स की क्या वैल्यू हो जाती है इसको देख लेते हैं। प्लस अच्छा, एक यहाँ पे मैंने बिल रिसीवेबल की अमाउंट में मिस कर दी थी 12,000। अब इसमें ये भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये जब वैल्यू करेंगे तो इसमें ये चीज़ भी ऐड हो जाएगी, बिल रिसीवेबल, और अल्टीमेटली आपके बाकी वैल्यू में भी फ़र्क आ जाएगा। तो आपके पास टोटल आंसर है 371,600, ठीक है। ये आपके पास टोटल लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी भी यही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी। तो पहले करंट लाइबिलिटीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखें तो आपके पास क्रेडिटर्स की अमाउंट है 30,000, उसके बाद आपके पास बिल्स पेएबल हैं 3,800, या मैं बिल्स पेएबल ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करी है, ठीक है। तो इसको हम दोनों को प्लस कर लेंगे। देयर इज़ नो अदर करंट लाइबिलिटी, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33,800। तो हम लिखते हैं टोटल करंट लाइबिलिटी। अब हमारे पास कोई भी बैंक लोन नहीं है, देयर इज़ नो बॉन्ड एंड डिबेंचर वैल्यू, तो हम नॉन करंट लाइबिलिटी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम शेयर होल्डर इक्विटी पे मूव करेंगे। शेयर होल्डर इक्विटी, SHE मीन्स शेयर होल्डर इक्विटी पार्ट, ठीक है। तो शेयर होल्डर इक्विटी को हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल की वैल्यू है हमारे पास 148,200। इसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर रही हूँ मैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपके पास था 201600। 201600
इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दिस वन 349,800। आप क्वेश्चन में देखते हैं कि ड्राइंग्स गिवन है, यस ड्राइंग्स गिवन है आपके पास 12,000, ठीक है। इस 12,000 को आप लेस कर लेंगे, आई रिपीट अगेन, इस 12,000 को आप लेस कर लेंगे। ड्राइंग्स की वैल्यू को लेस करते हैं क्योंकि ये ऑनर जो है बिजनेस से जो पर्सनल यूज़ के लिए मनी को विड्रॉ करता है, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ये ऑनर्स की जो जितनी भी अमाउंट होती है वो शेयर होल्डर इक्विटी पार्ट में मेंशन होती है, तो उसको कैपिटल में से लेस कर रही होती है। यानी इतनी अमाउंट से बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 349,800 में माइनस करेंगे, 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 337,800 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको प्लस करते हैं, 33,800 प्लस 33,7,800 तो 371,600, सेम वैल्यू आ गई। टोटल लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। थैंक यू।